मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग 1935 का भारतीय शासन अधिनियम लेने जा रहे हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उत्तरदायी सरकार की दिशा की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम से भारतीय जनता और राजनीतिक दल पूर्णतया असंतुष्ट थे, यहाँ तक कि वे संविधान को भी असफल बनाने के लिए सक्रिय थे। पूर्ण स्वराज्य के लिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने देश में आंदोलन चलाया। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का सभी दलों ने विरोध किया और भारत के भावी संविधान की रचना के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अंत में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 ईस्वी में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिस पर ब्रिटिश संसद की समिति ने विचार कर 1934 में अपनी रिपोर्ट दी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम पास किया। इस भारत सरकार अधिनियम की मुख्य क्या विशेषताएं थीं, इसको हम लोग लेने जा रहे हैं। इसकी सबसे पहली खासियत थी इट वॉज द लैंग्दिएस्ट डॉक्यूमेंट। ये सबसे लंबा प्रालेख था। 1935 का एक्ट बहुत ही लंबा था, बहुत ही जटिल था, जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स या परिशिष्ट थे। ये अधिनियम 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया, जबकि इसके अनुसार चुनाव प्रारंभ हुए। पूर्णतया इस अधिनियम को 1937 ईस्वी में लागू किया गया। हालांकि इस अधिनियम के द्वारा भारत को किसी भी प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता या औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया था और न ही भारत की राष्ट्रीय भावनाओं के बारे में कोई गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था। इसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी चुप्पी साधी गई थी और इसमें ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता पर विशेष बल दिया गया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस एक्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिला करके केंद्र में संघीय सरकार की स्थापना करने का सुझाव दिया गया था। प्रांतों में जो डायरकी सिस्टम शुरू किया गया था, द्वैध शासन को शुरू किया गया था, दोहरे शासन को खत्म करके प्रांतीय स्वराज्य प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को शुरू किया गया और केंद्र में दोहरा शासन या थोड़ी उत्तरदायी सरकार की पहली बार स्थापना की गई। इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वर्गों के लिए कानूनी संरक्षण का प्रावधान किया गया था। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत हमें देखने को मिल रही है, वह है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस संविधान के माध्यम से या इस 1935 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद को अभी तक पैरामाउंट सर्वोच्च माना गया था। इस एक्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों को नहीं दिया गया था, केंद्रीय विधानमंडलों को नहीं दिया गया था। यह सारी की सारी शक्ति ब्रिटिश संसद के पास ही रखी गई थी। प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडल कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए इस एक्ट में संशोधन की सिफारिश कर सकते थे। कुल मिलाकर के जो सारी की सारी राजसत्ता थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रही और भारतीय जनता को अभी तक भी एज सच कुछ भी नहीं दिया गया था।
नेक्स्ट हम लोग लेंगे प्रांतीय स्वायत्तता की अवधारणा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की अवधारणा। 1935 के अधिनियम की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रांतों को एक नया संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस एक्ट के अनुसार प्रांतों को अपने मामलों में मीन्स प्रांतीय मामलों में काफ़ी हद तक उसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई और जो पहले प्रोविंशियल डायरकी शुरू की गई थी 1919 के एक्ट के माध्यम से अब उस डायरकी को, उस दोहरे शासन का अंत कर दिया गया और इसीलिए प्रांतों में रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का भेद समाप्त कर दिया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय का भेद समाप्त कर दिया गया। जो विषय प्रांतों को दिए गए उनमें प्रांतों को स्वशासन दिया गया और उसके ऊपर केंद्रीय नियंत्रण बहुत कम कर दिया गया। प्रांतीय शासन को चलाने का भार मंत्रियों पर आ पड़ा, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे और इस तरह से प्रांतीय शासन की बागडोर भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ गई और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। मंत्रियों के मामले में गवर्नर कम दखल देते थे, यद्यपि उनके पास काफ़ी शक्तियाँ थीं। नेक्स्ट जो खासियत हमें देखने को मिल रही है 1935 के एक्ट की, वो है ऑल इंडिया फेडरेशन को स्थापित किया जाना, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना। 1935 के एक्ट के अनुसार ये निर्णय किया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिला करके एक संघ स्थापित किया जाए। ये संघ 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर के बनना था, जो अपनी इच्छा से संघ में शामिल होने को तैयार हो जाएं। इस एक्ट के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन जो देशी रियासतें थीं उन देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था। प्रत्येक देशी रियासत जो संघ में शामिल होना चाहती थी एक प्रवेश लेख या स्वीकृति लेख के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। उस स्वीकृति लेख में वह रियासत उन शर्तों का उल्लेख करती थी जिन शर्तों के ऊपर वो संघ में शामिल होने को तैयार हुआ करती थी। इस स्वीकृति लेख में उन सब शक्तियों का वर्णन हुआ करता था जो रियासत संघ को देना चाहती थी और संघ की इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त था। संघ और उसकी इकाइयों के झगड़ों का फैसला करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की स्थापना भी इसमें की गई। नेक्स्ट इसकी खासियत है केंद्र में दोहरा शासन। इसको अब हम ये कह सकते हैं कि जो दोहरा शासन पहले 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में किया गया था, अब वो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में स्थापित कर दिया गया। इसको हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि प्रांतों में दोहरा शासन का समापन करके इसको केंद्र में लागू किया गया और जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे, जो संघीय विषय थे, उन संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा मीन्स डिफेंस, चर्च संबंधी मामले, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले और कबीलाई मामले इसमें शामिल थे। उनका शासन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता था। आरक्षित विषयों के शासन में सहायता के लिए गवर्नर जनरल अपने कुछ सभासद नियुक्त कर सकता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स नियुक्त कर सकता था, जिनकी संख्या 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी।
जो हस्तांतरित विषय थे, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, उन हस्तांतरित विषयों में शासन के लिए गवर्नर जनरल को एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करनी पड़ती थी। मीन्स एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति करनी पड़ती थी, गठन करना पड़ता था, जिसमें 10 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते थे। गवर्नर जनरल को यह निर्देश था कि वो ऐसे व्यक्तियों की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करे जिसके पीछे विधानमंडल में स्थायी बहुमत हो। उसको ये भी निर्देश दिया गया कि वह मंत्री परिषद में देशी रियासतों और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि भी अवश्य शामिल करेगी। गवर्नर जनरल को दोनों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों के संचालन का अधिकार था और वह इन दोनों में सहयोग उत्पन्न कर सकता था। मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार हुआ करती थी। गवर्नर जनरल का ये कर्तव्य था कि वह मंत्री परिषद तथा सभासदों में सामूहिक विचार विमर्श को प्रोत्साहन दे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे सेफगार्ड्स एंड रिजर्वेशंस, रक्षा कवच तथा संरक्षण। 1935 के अधिनियम की एक मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य अनेक वर्गों की रक्षा के लिए बहुत से रक्षा कवच और संरक्षणों की व्यवस्था की गई थी। अंग्रेजों ने इनको 1935 के एक्ट में शामिल इसलिए किया क्योंकि उनका ये मानस था कि इससे अल्पसंख्यकों को बहुमत संप्रदाय का किसी भी तरीके का भय नहीं रहेगा और ये एक्ट ठीक तरीके से चल सकेंगे। हालांकि जो राष्ट्रवादी थे वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि इसकी आड़ में गवर्नर तथा गवर्नर जनरल, इन दोनों को ही इतनी ज़्यादा शक्तियां दे दी गई थीं कि वे किसी भी समय भारतीयों की स्वतंत्रता को कुचल सकते थे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे संघीय न्यायालय की स्थापना। 1935 के इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में संघीय इकाइयों के आपसी संघ के साथ झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक फेडरल कोर्ट का गठन किया गया, जो देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों के बीच या इनका संघ के साथ यदि कोई झगड़ा है तो ये उसे सुलझाने का कार्य करेगा। इसको 1935 के एक्ट की व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया। यद्यपि ये संघीय न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रिवी काउंसिल को भी अपील की जा सकती थी। नेक्स्ट हम लोग लेंगे विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार। 1935 के एक्ट के अनुसार एक तरफ तो राइट टू वोट को एक्सटेंड किया गया, मताधिकार का विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यद्यपि देश और राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थी, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने फूट उत्पन्न करके शासन करने की नीति का पालन करते हुए इसको और भी ज़्यादा विस्तृत कर डाला। प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 260 और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 निर्धारित की गई। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों का बंटवारा। 1935 के एक्ट में विषयों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। संघीय सूची में 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रांतीय सूची में 54 सब्जेक्ट्स थे और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। ऐसे विषय जो अखिल भारतीय हित के थे उनको संघीय सूची में रखा गया था। उदाहरण स्वरूप सशस्त्र सेनाएं, मुद्रा व नोट, डाक तार, रेल, केंद्रीय सेवाएं, विदेशी मामले, बेतार, रेडियो आदि फेडरल लिस्ट में रखे गए थे, संघीय सूची में रखे गए थे, जिनके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार केवल संघीय सरकार को था। प्रांतीय हित के विषयों को प्रांतीय सूची में रखा गया था
और इन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों को था। इस सूची में शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और नहरें, जंगल, खाने, प्रदेश के प्रांत के अंदर व्यापार और उद्योग धंधों को रखा गया था। तीसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत वो विषय रखे गए थे जिन पर संघीय सरकार भी कानून बना सकती थी, प्रांतीय सरकार भी कानून बना सकती थी। यदि प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में के बनाए गए कानूनों में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न होता था तो केंद्रीय विधानमंडल का कानून ही माना जाता था, प्रांतीय विधानमंडल का कानून रद्द समझा जाता था। इसके अलावा कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी थीं, उसके बारे में भारतीयों में एक मत कायम नहीं हो सकता था। कुछ राजनीतिक दल केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने के पक्ष में थे और कुछ प्रांतों को। इस झगड़े को निपटाने के लिए इस एक्ट के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों के ऊपर कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। अदर फीचर्स अपन कर लेंगे। थैंक यू।